दोबारा आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स ट्रिक्स सुषमा ओझा। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। जो लिंक है मेरे चैनल का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से भी उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम लोग चलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस की तरफ। तो आज कुछ 4 क्वेश्चंस बनाते हैं आपके लिए, उनका एक सेट तैयार करते हैं। वीडियो ज़रूर पूरी देखिएगा, एक भी बात इसको मिस मत कीजिएगा, तभी आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ पाएंगे। कई बच्चे क्या करते हैं कि वो क्वेश्चंस की मेन चीज़ जहाँ वो फंसते हैं वो देखना शुरू करते हैं, फिर उससे वो फ़ायदा नहीं होगा जिस चीज़ के लिए वीडियोज़ आपके लिए बनाई जा रही है। तो क्या करना है, सबसे पहले वीडियो पूरा देखना है, अपनी बुक लेकर के बैठनी है, अपनी बुक लीजिए, जिससे यदि आपको क्वेश्चन स्पष्ट नहीं हो पा रहा होगा, क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, तो क्वेश्चन आपकी बुक में रहता है। एक और बात आज मैं आपके लिए कर रहा हूँ, थ्योरम नंबर 6.6 है, क्लास 10 NCERT, और ये एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, उन दोनों की एक थ्योरम है। एक तो आपके लिए आज ये करेंगे 6.6। एग्जाम्पल नंबर 9 है इसी में पेज नंबर 143 पर। एग्जाम्पल नंबर 9 थ्योरम नंबर 6.6 के बाद ये बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो एग्जाम्पल नंबर 9 भी हम लोग करेंगे। 6.4 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, तो कुल मिलाकर के 4 क्वेश्चन का एक सेट बना रहे हैं आपके लिए, और हम लोगों का पूर्ण प्रयास रहेगा कि ये चारों क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। और थ्योरम नंबर 6.6 क्लास 10 थ्योरम मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। अपनी बुक आप लेकर के बैठेंगे और मेरे जो मैं बोल रहा हूँ उससे उसको मिलाते चले जाएंगे। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स। कई बच्चे का ये प्रश्न होता है, क्वेश्चन होता है कि सर जो थ्योरम के जो क्वेश्चंस होते हैं ये तो इजीली सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि इसमें लिखा रहता है कि वो इसके बराबर है और ये आपने प्रूव करना है, तो वो तो हम इजीली कर लेते हैं। थ्योरम हमसे प्रूव होने में दिक्कत होती है, तो डरने की ज़रूरत तो होती नहीं है। थ्योरम के अंदर भी गिवन होता है, थ्योरम के अंदर भी क्या प्रूव करा रहा है वो भी थ्योरम के अंदर ही होता है। जैसे हम हमेशा बोलते हैं गिवन कहाँ से मिलता है, क्वेश्चन से। प्रूव क्या करना है कहाँ से मिलता है, ये दोनों चीज़ भी थ्योरम के अंदर छुपी रहती हैं, बस आपने समझना पड़ता है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स, तो यहाँ पर आपको गिवन है कि जो दोनों ट्राइंगल है ना वो सिमिलर है। क्या है, आ रहा है समझे? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल, तो रेशियो आपने इक्वल करना है किनका, 2 सिमिलर ट्राइंगल का। तो 2 ट्राइंगल आपको सिमिलर दिए हुए हैं, उनका रेशियो करना है आपने किसके इक्वल, देखिएगा, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। समझा ना? एरिया यानी कि किन्हीं 2 ट्राइंगल जो कि सिमिलर हैं उनके एरिया का रेशियो। और मैं हमेशा कहता हूं कि रेशियो का मतलब क्या होता है, उनको डिवाइड कर देना। क्या कर देना? तो पहले वाले ट्राइंगल के एरिया को दूसरे वाले ट्राइंगल के एरिया से डिवाइड कर दोगे तो दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो दोबारा पढ़ता हूँ, समझाता हूँ। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल, तो 2 सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो यानी कि दोनों को डिवाइड कर देना है, इज इक्वल बराबर होगा टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। समझे? जैसे कि इससे पहले क्या आ रहा था,
कि दो सिमिलर ट्राइंगल का जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो था वो इक्वल था। क्या था? वहाँ चल रहा था ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, चल रहा था ना ऐसे करके। यहाँ पर दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, ये आपने प्रूव करना है। इज इट क्लियर? तो चलिए मैं इसको लिए करता हूँ, लिखता हूँ और शुरू करते हैं ये वाला थ्योरम। थ्योरम नंबर 6.6। थ्योरम क्योंकि आपकी बुक के अंदर है तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ उसको लिखवाने में। मैंने आपके 5 मिनट आपको समझा दिया कि मैंने इसमें करना क्या है। दो ट्राइंगल मुझे दिए हुए हैं, तो दिक्कत बोली बच्चों? एक ट्राइंगल मेरे पास माना ABC है और दूसरा ट्राइंगल PQR है। ये जो मार्किंग हम लोग करते हैं, मार्क जो हम लोग करते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि ABC ही लें या PQR ही लें, आपकी इच्छा से इसको किसी भी तरह से आप मार्क कर लें। ABC और PQR मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि आपकी बुक के अंदर इन्होंने ऐसे ही मार्क किया हुआ है। तो जब आप इसको पढ़ें समझें तो कभी आप बुक की हेल्प भी लें तो आपको वो नंबर जो है अलग से नज़र ना आए, इसलिए सिर्फ ये कर रहे हैं। जिन बच्चों को समझ में आ जाएगा उनको भी ज़रूरत नहीं है ABC और PQR, कुछ भी ले लें उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बस आप मेथड याद रखें। कोई दिक्कत बोलिए? तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा? गिवन। और गिवन कहाँ से मिलता है? क्वेश्चन से। यहाँ इसने कहा है आपको कि एंगल ABC जो है ना वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR। याद रखिएगा, इससे पहले हम थ्योरम कर चुके हैं, जितनी भी हमने इससे पहले थ्योरम पढ़ी हैं उसमें साफ साफ हम लोगों ने पढ़ा है अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो वेरी गुड इक्वल होता है और सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। ये दो ही चीज़ तो लगती है ना, और तो लगता नहीं। तो याद रखिएगा जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी वो हम लिख देंगे गिवन करके। जैसे सिमिलर ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं। जैसे B किसके बराबर है? A किसके बराबर है? और C किसके बराबर है? एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई। अगर दोनों ट्राइंगल ये सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है। जैसे AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ये दो प्रॉपर्टी अब इस सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर हैं। तो जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी वो हम प्रूफ में लिख देंगे। किसको ऐसे समझे? पक्का? तो चलिए अब मैं लिखता हूँ टू प्रूव। मुझे प्रूव क्या करना है? तो प्रूव मुझे करना है दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो। देखो ध्यान से, जब आपने अगर 9th में पढ़ा होगा तो 9th में आपने ऐसे पढ़ा होगा एरिया AR ABC पढ़ा है ना आपने। अगर जिन बच्चों ने 9th में इसको पढ़ा नहीं है तो ध्यान से मेरी बात समझेंगे। अगर एरिया के बात करते हैं तो अगर AR लिख दो, छोटा A बड़ा R छोटा R, और ब्रैकेट में ABC कर दोगे तो इसका मतलब होता है ABC का एरिया। ठीक है? रेशियो का मतलब होता है डिवाइड करना। एरिया ऑफ PQR। दोनों सिमिलर ट्राइंगल का एरिया का रेशियो इक्वल होगा उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। बिल्कुल सही है दिव्या। तो AB देख रहे हैं अपॉन PQ, लेकिन इसका स्क्वायर, लेकिन इसका स्क्वायर में इज इक्वल टू AC अपॉन PR इसका स्क्वायर। तो दिक्कत बोलिए? इज इक्वल टू BC अपॉन QR इसका स्क्वायर। ये मुझे प्रूव करना है। इसको ऐसे में इसके बाद एक आर्टिकल होता है कंस्ट्रक्शन। क्या होता है? देखो, अगर आपको किसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है तो ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला बोलो एक साथ जोड़ के। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। शाबाश, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जब तक आपके पास हाइट नहीं होगा आप नहीं निकाल सकते हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल।
समझ में आया ना? तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कंस्ट्रक्शन में, एक ए से बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। इसको डॉट डॉट से भी कर सकते हो आप। ऐसे यहाँ पर एक मैं ड्रॉ कर देता हूँ परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत बोलिए। इसको मार्क कर देता हूँ एम और इसको मार्क कर देता हूँ एन, कोई दिक्कत बोलिए। मैंने आपको कहा था किसी भी ट्राइंगल में जहाँ एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन आपस में 90 पर इंटरसेक्ट कर जाएंगी, 90 पर ना, तो उनमें से एक होगी बेस और एक होगी हाइट। कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने कई बार बताया अपनी वीडियोस के अंदर। तो ये ध्यान से आप देखेंगे कि एक लाइन ये है और एक लाइन यहाँ आपने बना दी है परपेंडिकुलर, बना दी है। तो BC आप ले लीजिए बेस और AM को ले लीजिए हाइट। तो दिक्कत बोलिए। सेम इसी तरह से QR को आप ले लीजिए बेस और PN को आप ले लीजिए हाइट। इसको मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है? और आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या लिखा बेटा, AM परपेंडिकुलर BC, ये ड्रॉ कर दिया मैंने। और दूसरा क्या कर दिया दिव्या, PN परपेंडिकुलर QR, ये मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। अब मैं जाता हूँ प्रूफ पर। बहुत आसान है इसका प्रूफ। सबसे पहले तो लाइन, आप मेरे स्टूडेंट हैं तो याद रखिएगा, फ्रॉम दी फिगर, ये तो आपने करना ही करना है। अब मैं निकाल रहा हूँ एरिया ऑफ ABC, जो कि फार्मूला आपने बताया था मुझे होता है हाफ इंटू, बताइए बेस क्या है? MC नहीं है, BC है बच्ची, BC, क्योंकि आप ABC के बारे में बात कर रहे हैं, आप AMC के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप MC साइड लेते हैं MC, तो फिर वो AMC के अंदर है, समझ रहे हैं? और मेरे पास कौन सा ट्राइंगल की मैं बारे में निकाल रहा हूँ, एरिया ABC का। तो ध्यान से, जैसे कल बताया था, इसके अंदर एक साइड कौन सी है, AB, अगली कौन सी है, BC, अगली कौन सी है, CA या AC। तो बताओ कहाँ है इसके अंदर CM या MC है कहीं क्या? इसका मतलब फिर आप रॉन्ग बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। MC नहीं है इसका इसमें, तो क्यों, कौन साइड है, BC। और हाइट कौन सी है, AM, शाबाश AM। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, तो दिक्कत बोलो। इसी तरह से जब मैं एरिया ऑफ PQR निकालूंगा, हाफ इंटू, अब बोलो मिसबा क्या है, QR, और हाइट कितनी है, PN। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लूंगा। यहाँ तक बताओ किसको समझ में आया? आ गया? अब मुझे इन दोनों का रेशियो यानी कि डिवाइड करना है दोनों को, तो यहाँ लिख दूंगा, आप लिख दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, पर आप बोल रहा हूँ आपको। यहाँ लिख दीजिएगा डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर। मैं बोल रहा हूँ, जो मेरी वीडियो सुन रहे होंगे तो ध्यान से इसको लिख देंगे यहाँ पर, तो दिक्कत बताइए। तो जब आप डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने का मैंने बताया है दिव्या कि लेफ्ट वाले पार्ट डिवाइड कर जाएंगे और राइट वाले पार्ट डिवाइड कर जाएंगे। जब इक्वेशंस को आप डिवाइड करते हो तो ये तरीका होता है भाई, बायां वाला डिवाइड कर जाएगा और दायां वाला डिवाइड कर जाएगा। ठीक है स्टॉप है। तो ABC अपॉन लिख दूंगा एरिया ऑफ PQR, ऊपर मेरे पास हाफ BC और AM है, और नीचे मेरे पास है हाफ QR इंटू PN। और ये हाफ से मेरा हाफ कैंसिल हो जाएगा और बचेगा, ध्यान से आप देखेंगे, BC AM अपॉन QR PN। अगर मैं यहाँ लिख दूँ BC इंटू AM अपॉन QR इंटू PN, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिएगा। प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें यही क्वेश्चन समझाता करता हूँ, फिर आगे चलेंगे इस क्वेश्चन को लेकर के।
ध्यान से अगर आप समझेंगे ये वाला क्वेश्चन तो मुझे एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR देख रहे हैं, Yes, sir. तो ये तो वाली साइड तो आ गई मेरे पास। क्या आ गई बताइए? एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR। कोई दिक्कत बोलिए? मुझे लाना है AB अपॉन PQ। क्या लाना है? AB upon PQ. एक ला दो, बाकी तो सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं, बाकी सब आ जाएगा। इसका मतलब AB स्क्वायर कब बनता है श्रव्य? जब AB इंटू AB होता है। जैसे x इंटू एक्स क्या बनता है? एक्स स्क्वायर। लाइक टर्म्स की मल्टीप्लाई में पावर्स प्लस हो जाती हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और PQ स्क्वायर कब बनेगा? जब PQ इंटू PQ होगा। समझ आ रहा है? Yes, sir. तो ध्यान से देखो बेटा, तो ये BC को AB होना चाहिए Yes, sir. और AM को भी AB होना चाहिए। उसी तरह से नीचे आओ PQ, QR को PQ होना चाहिए और PN को भी PQ होना चाहिए। इसको आ रहा है समझे? Yes, yes. पक्की बात? Yes, sir. क्योंकि अगर आप ये आपको पता है तभी फिर आप रिलेशन बना पाएंगे। तो क्या दिव्या, मैं AM को देना नीचे, AM को Yes, sir. क्या मैं AM को PN लिख सकता हूँ? अपॉन करके AM PN में कोई रिलेशन बना सकता हूँ क्या? Yes, sir. पूछ रहा हूँ आपसे। AM अपॉन PN इज इक्वल टू AB अपॉन PQ क्या बना सकता हूँ? Yes, sir. कैसे बना सकता हूँ? जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हों, Yes, sir. है ना? सिमिलर मुझे करना पड़ेगा। दिव्या को तो दिख रहा है, साहब बधाई हो दिव्या को कि सर दिव्या बोल रही है, पर मैथ्स में है नहीं बोलते, रीज़न देना पड़ता है। क्यों है बताओ? फिर क्योंकि एक एंगल इधर मिल जाएगा। एक तो ये मिल गया, शाबाश, क्योंकि लीनियर पेयर एग्जाम से अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। चलिए और सर जब ये सिमिलर है तो इनकी सर करस्पॉन्डिंग। हाँ, क्या बात है, करस्पॉन्डिंग साइड की ज़रूरत नहीं है, एंगल की ज़रूरत है। B इज इक्वल टू क्यू क्यू, करस्पॉन्डिंग एंगल भी सर इक्वल ही है। तो B इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा क्योंकि गिवन है। मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि जिसकी ज़रूरत होगी उसको लगा लेंगे, है ना? और दूसरा ये 90 है, क्या है? 90. तो जब किसी दो ट्राइंगल में दो एंगल बराबर हो जाते हैं दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल के, तो वो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं। कोई दिक्कत बोले बेटा? तो चलिए मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN। कोई दिक्कत? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक, तो जिससे कि जब मैं पेज पलटूँ तो आपको फिगर आपके सामने नज़र आना चाहिए। चलिए मैं रुकता हूँ, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ आपको लेकर के ट्राइंगल ABM और PQN। आप ये ट्राइंगल आप देख पा रहे होंगे, सब बच्चों को दिख रहा है? अपनी अपनी बुक में नज़र रखेंगे। ABM PQN दो ट्राइंगल। चलिए एक बार दोबारा से, चलिए मैं पलट के दिखाता हूँ आपको। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q क्यों होगा? मैं तो गिवन लिखूंगा क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं सिमिलर ट्राइंगल के। ABC PQR आपको सिमिलर दिया हुआ है, इसलिए ये गिवन मान लीजिए। कोई दिक्कत बोले? और ये वाला एंगल मैं एंगल M पढ़ दूंगा इसको, क्योंकि मैं ABM के बारे में बात कर रहा हूँ। तो एंगल M इज इक्वल टू एंगल N। देख रहे श्रव्य? क्यों? बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन। कोई दिक्कत बोलिए? तो कौन से क्रिएशन दोबारा दिखा रहा हूं आपको? एंगल M इज इक्वल टू एंगल N। ABM के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे इससे मतलब नहीं है, इसलिए मैं इसको M रीड कर सकता हूँ। PQN के बारे में बात कर रहे हैं, उधर की साइड से मुझे कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं PNQ को केवल N भी लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत बोलिए? चलिए, तो कौन सी क्रिएशन से हो जाएगा? AA क्रिएशन। ट्राइंगल ABM सिमिलर ट्राइंगल PQN। और जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे
तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो देखिए बच्चों, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ ए एम अपॉन पी एन। दोबारा देखिए, अगर ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, एक रिलेशन यहाँ से आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल आपने सिमिलर कर लिए हैं, इसलिए एक करस्पॉन्डिंग साइड ए एम ले रहा हूँ अपॉन पी एन ले रहा हूँ। अब प्रश्न आएगा कि सर ए एम और पी एन ही क्यों ले रहे हैं? अभी मैंने आपको बताया है कि यहाँ से मुझे ए एम अपॉन पी एन को रिप्लेस करना है ए बी और पी क्यू की फॉर्म में। लाना क्या है मुझे? ए बी अपॉन पी क्यू लाना है ना। यस सर। इसलिए ए एम पी एन तो लाना नहीं कहीं भी, लाना है कहीं पे, हाँ सर। इसलिए ए एम पी एन को रिप्लेस कर रहा हूँ ए बी अपॉन पी क्यू की फॉर्म में। चलिए, तो मैं लिख रहा हूँ ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, ये ना। यस सर। दोबारा देखेंगे, यस सर। पी क्यू बिल्कुल सही। अब देखो एक चीज़ और, ये दोनों अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो इसके अंदर एक रिलेशन और आता है। क्या भाई? ए बी अपॉन पी क्यू। दिव्या, आपको ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिए हुए नहीं दिए हुए? यस सर। देखो ए बी सी पी क्यू आर, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। कोई दिक्कत बोलिए? तो लिखिए ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। बिल्कुल ठीक। इसको मैं इक्वेशन छोटा सा ए मान लेता हूँ। चलिए, क्या मान लेता हूँ? थर्ड मान ले, फोर्थ मान ले, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ए मान लिया। दिव्या, और इस चलो इसको मैं बी मान लेता हूँ दिव्या, और इस वाले को मैं छोटा सा ए मान लेता हूँ। कोई दिक्कत बोलिए? ध्यान से आप ए और बी को देखिए, और ए और बी को रिलेट करते हुए जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दीजिएगा और आपका थ्योरम प्रूव हो जाएगा। जैसे कि यहाँ से इक्वेशन नंबर छोटा ए से आपको ए एम अपॉन पी एन क्या दिखाई दे रहा है? ए बी अपॉन पी क्यू दिख रहा है। ए एम अपॉन पी एन की जगह ये लगा देंगे, शाबाश। और इक्वेशन नंबर छोटा बी जो है ये वाला, इससे क्या दिखाई दे रहा है कि जो बी सी अपॉन क्यू आर है ये किसके बराबर है? ए बी अपॉन पी क्यू। तो बी सी अपॉन क्यू आर को भी रिप्लेस किया जा सकता है ए बी अपॉन पी क्यू के फॉर्म में। तो दिक्कत? और ये स्क्वायर बन जाएगा और ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो जाएगा। बाई इक्वेशन ए एंड बी पुट दी वैल्यूज ऑफ ए एम अपॉन पी एन एंड बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है, इन इक्वेशन थर्ड। इन इक्वेशन तो थर्ड में लगा दीजिए। थर्ड इक्वेशन क्या है? पढ़ लीजिए, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, और एक तरफ था बी सी अपॉन क्यू आर। देख लीजिए दोबारा से, रिवाइज कर देता हूँ। बी सी अपॉन, इसको लिखूंगा ए बी अपॉन पी क्यू। ये देखो जी आ गया ए बी अपॉन पी क्यू, और ए एम अपॉन पी एन, इसको भी लिख दूंगा क्या? ए बी अपॉन पी क्यू। तो बेटा ए बी स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर, ये आ जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। कोई दिक्कत? और बेटा इक्वेशन नंबर छोटा भी देखिए ध्यान से, ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है? बी सी अपॉन क्यू आर। तो इसको अगर मैं रिप्लेस कर दूं, है ना, दिख रहे हैं? देखो यहाँ लिख रहा हूँ बाई इक्वेशन छोटा बी, दिख रहा है? छोटा भीम जैसे होता है। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर। भाई ये तो है ही है जो हमने अभी प्रूव किया है ना, ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। शब है
अगर मैं ए बी अपॉन पी क्यू को लिख दूँ इक्वेशन नंबर छोटे बी से क्या, बी सी अपॉन क्यू आर, तो ये ए बी बन जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत? और बेटा अगर मैं बी सी अपॉन क्यू आर को लिख दूँ ए सी अपॉन पी आर, इसकी जगह तो फिर ये भी बन जाएगा ए सी अपॉन पी आर और इसका स्क्वायर, और एक थ्योरम आपका हो जाएगा प्रूव। कोई दिक्कत बताइए? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि थ्योरम ने बहुत आराम से हर इसका जो मिस्ट्री था इस थ्योरम का वो क्लियर करने का कोशिश किया। तो बहुत अच्छी तरह से आप ये क्वेश्चन को थ्योरम को समझ पाएंगे। तो चलिए फिर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एग्जाम्पल नंबर 9 है और थ्योरम नंबर 6.6 के तुरंत बाद ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9। ये बोर्ड एग्ज़ाम है क्योंकि ये आया हुआ है, काफ़ी बार पूछा हुआ है, तो इसलिए जो है ये क्वेश्चंस आपको मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। हालांकि एग्जाम्पल में बहुत कम कराता हूँ, पर जो जो IMP एग्जाम्पल्स होंगे उनको भी मैं कराऊंगा। या एक दिन ऐसा करेंगे कि सारे के सारे जो मेन एग्जाम्पल्स हैं उन सब का वीडियो एक साथ बना लेंगे, है ना, और उसमें फिर सब बच्चों को वो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। क्लास 10th है, थ्योरम नंबर 6.6 के तुरंत बाद है। क्वेश्चन पढ़िएगा। इन फिगर 6.43, अपनी बुक आप लेकर के रखिएगा। ये थ्योरम में देखिए आप लोग, अब ध्यान से अगर आपको दिख रहा होगा, ये एग्जाम्पल नंबर 9 है, पेज नंबर 143 है। इन फिगर 6.43, ये जो फिगर आपके पास दिखाई दे रहा है, एक्स वाई इज़ पैरेलल टू साइड AC। जब एक्स वाई और AC पैरेलल हैं, मैंने आपको कई बार अपने क्लासेस में बताया है कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो तुरंत आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि यहाँ पर कुछ एंगल बराबर हो सकते हैं, या तो अल्टरनेट एंगल बराबर हो सकते हैं, या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो सकते हैं, या फिर उन दोनों का सम, एक ही तरफ के एंगल्स का सम 180 हो सकता है, होता है ना। तो कुछ इन चीज़ों की तरफ आप ध्यान रखेंगे, और अगर इंटरसेक्ट नहीं करती है कोई लाइन तो बात अलग है। किसको समझ में आया? और मैंने एक वीडियो बनाया था श्रव्य पैरेलल लाइंस का। अगर पैरेलल लाइन में किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो मेरे उसमें वो वीडियो को जरूर सर्च करें। पैरेलल लाइंस है और बहुत अच्छी तरह समझाया गया है कि पैरेलल लाइन क्या होती हैं। समानांतर रेखाएं, जब तक आपको पैरेलल लाइन के प्रॉपर्टीज़ का पता नहीं होगा तो आप फंस जाएंगे। जैसे कि तुम्हारे सर या जो अच्छा विद्यार्थी होता है वो कभी नहीं फंसेगा, क्यों? उसको पता है लाइन आ गई पैरेलल, तो मुझे उसे पता है कैसे लाना है, वो समझा है ना। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, ऑफ ट्राइंगल ABC एंड इट डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू 2 पार्ट्स। तो जो ये XY है आपके पास, दिख रहा है आपको कौन सा, जो लाइन XY है, ये पूरे ट्राइंगल को ABC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यानी कि एरिया ऑफ ABC जो है ना, वो ट्वाइस एरिया ऑफ XBY है। XY से कौन सा ट्राइंगल बना दिव्या? XBY। कौन सा बना? तो XY जो लाइन है ये ट्राइंगल ABC को 2 पार्ट में कट करती है। किसमें करती है? और इक्वल एरियाज में। किसमें? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि XBY का जो एरिया है वो हाफ ऑफ एरिया ABC है, या ABC का जो एरिया है वो ट्वाइस एरिया XBY है। ये आपको गिवन है, और आपको रेशियो फाइंड करना है AX अपॉन AB का। जब आप ये वीडियो देखें तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपनी NCERT की बुक अपने सामने रख करके इसको वीडियो को देखें, तब इसका वीडियो का आपको लाभ मिल पाएगा। क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन लिखने का समय मेरे पास अब नहीं है कि वीडियो बहुत लंबा बन जाता है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। इसकी फिगर भी आपको दी हुई है, तो मैं एक फिगर बना लेता हूँ श्रव्य, जो कि बुक में मेरे को दी हुई है। ये A है दिव्या, ये B है, और ये वाला C है। यहाँ पे जो लाइन आपको दिया हुआ है दिव्या देखने वाली, ये लाइन मेरे पास X है,
ये लाइन मेरे पास y है, कोई दिक्कत? सबसे पहले तो लिखिए गिवन, और गिवन कहाँ से मिलता है? यहाँ पर आपको एक्स वाई जो है ये पैरेलल दिया हुआ है AC के, कोई दिक्कत बोलिए? और बेटा आपको एरिया ऑफ ABC ये दिया हुआ ट्वाइस एरिया ऑफ XBY, कोई दिक्कत बोलिए? ये दो चीज़ें आपको गिवन है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? आप पढ़ लीजिए कि ये वाला नीचे वाला कहाँ से आया है, ये पढ़ ली दोबारा से क्वेश्चन को। XY इज पैरेलल टू साइड AC ऑफ ट्राइंगल ABC एंड इट डिवाइड्स, यानी कि जो XY है ये डिवाइड करता है द ट्राइंगल ABC इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरियाज, तो दो इक्वल एरिया में कट करता है इसको, इसका मतलब इसका एरिया पूरे वाले का ट्वाइस हो गया होगा। इक्वल में ये तो होता है। चलिए क्या प्रूव करना है बच्चों, क्या फाइंड करना है? फाइंड रेशियो ऑफ AX अपॉन AB, AX अपॉन AB आपने फाइंड करना है। मैंने कि हर हालत में आपका जो AB है वो नीचे आना चाहिए, क्या आना चाहिए? नीचे ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे क्योंकि ये प्रूफ का क्वेश्चन तो है नहीं, किसका क्वेश्चन है? सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। देखो अगर आप ABC ट्राइंगल को पूरा देख रहे हैं श्रव्य, और XBY इन दोनों ट्राइंगल को यदि आप सिमिलर कर लें, क्या कर लें? सिमिलर, तो उनके एरिया का रेशियो जो है उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर हो जाएगा। ये आपने करना है। तो लाइन क्या लिखेंगे? फ्रॉम द फिगर, क्या लिखेंगे? दिव्या XY जो है ये पैरेलल है AC के, XY इज पैरेलल AC, और ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये इंटरसेक्ट कर रही है AB भी इसको इंटरसेक्ट कर रही है और BC भी इसको इंटरसेक्ट कर रही है, कोई दिक्कत बोलिए? तो रीड कीजिएगा एंगल BXY, ये वाला एंगल पढ़ रहे हैं वाला, और एंगल A, ये दोनों एंगल आपके करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जैसे मान लो ये दो लाइन है ना दिव्या, याद आ रहा है? इसे काटती है, तो मैंने कह रखा था इसका करस्पॉन्डिंग ये वाला है ना। मैंने इसका तरीका आपको बताया था कि अगर इसका ढूंढना है करस्पॉन्डिंग तो इसके नीचे का छोड़ दो, तीसरे पे चले जाओ। जैसे इसमें नंबर दे दो उसको 1 2 3 4, देख रहे ना? अगर आप यहाँ भी देख लो 1 2 3 4, अगर आप ढूंढना चाह रहे हो करस्पॉन्डिंग एंगल तो 1 से स्टार्ट करोगे तो अगला वाला छोड़ देना। 1 और 3 करस्पॉन्डिंग है, 2 के बाद 4 करस्पॉन्डिंग है, समझ में आया? 1 का करस्पॉन्डिंग 3, 2 का करस्पॉन्डिंग 4। ऐसे भी इसको ढंग से पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं मार्किंग करूँ ये ना A के वाला, तो इसको छोड़ दूंगा ये वाला, तो A का करस्पॉन्डिंग क्या आया? BXY। तो मैं लिख रहा हूँ एंगल BXY इज इक्वल टू एंगल A, कोई दिक्कत तो नहीं? इसी तरह से आप पढ़िएगा ये वाला BYX, इसका करस्पॉन्डिंग, इसको छोड़ दीजिए ये वाला एंगल BYX इज इक्वल टू एंगल C। क्यों? यहाँ लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स है साहब, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसलिए ये बराबर है, कोई दिक्कत बोलिए? और किन्हीं दो ट्राइंगल में यदि दो एंगल बराबर हो जाते हैं, जैसे कि ये वाला इस वाले का, छोटे वाले का, और एक बड़े वाले का, ये एक छोटे वाले का और एक ये बड़े वाले का, वेरी गुड, ए क्रिएशन से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। हैंस बाय ए क्रिएशन ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल BXY, एक ही बात है, आप पहले को जो मर्जी लिखते हैं, तो दिक्कत तो नहीं। ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। तो इनके एरिया में क्या रिलेशन आएगा? अभी आपने थ्योरम 6.6 किया है, क्या आता है वो? एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ BXY, और इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, या करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, या उनके रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, जो आप चाहें। तो ढूंढिए AB अपॉन BX, तो दिक्कत तो नहीं?
इसका स्क्वायर। कहोगे सर आपने ए बी और बी एक्स ही क्यों लिया? क्योंकि मुझे ए बी लाइन तो चाहिए है ना, ए बी, इसलिए मैंने ए बी चुना। कोई कहेगा सर आपने बी वाई क्यों नहीं चुना? मुझे बी वाई लाना नहीं भैया, ठीक है ना। सर इसको नीचे लाएंगे तो सर ए एक्स अपॉन ए बी। अभी थोड़ी देर में इसको चेंज मैं बताता हूँ कैसे चेंज करूँगा, पहले ये आगे समझे। ध्यान से अगर आप देखो ना बेटा, ये ए बी है ना, ए बी को मैं नीचे ले आऊँगा और ए बी से यदि मुझे बी एक्स माइनस करूँ तो वापस मेरा ए एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो चिंता मत करो, जो हमने बनाना है वो तो हम बना ही लेंगे, उसमें कोई तनाव वाली बात ही नहीं है। अभी तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ तक किसको बच्चे को समझ में आ गया। अब मैं लगा रहा हूँ बेटा एरिया ऑफ ए बी सी का वैल्यू इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। कोई दिक्कत तो नहीं? मैं लिख दूंगा एरिया ऑफ ए बी सी को, क्या लिख रहा हूँ देखो, 2 एरिया ऑफ एक्स बी वाई या बी एक्स वाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे आ जाएगा एरिया ऑफ बी एक्स वाई, कोई दिक्कत बोलो। और ये आ जाएगा ए बी अपॉन बी एक्स का स्क्वायर, कोई दिक्कत? ये इससे कट जाएगा, नहीं कटेगा क्या? क्यों लिखा? क्योंकि लिख देना सिंस एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस एरिया ऑफ बी एक्स वाई गिवन है आपको, क्या है, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया। कोई दिक्कत बोलिए? श्रव्य 2/1 आ गया, क्या आ गया, इज इक्वल टू आ गया ए बी अपॉन बी एक्स का स्क्वायर। यहाँ तक बताओ। श्रव्य 2 है ना, पावर 2, उधर जाके क्या बनाएगा, रूट बनाएगा। क्या बनाएगा? रूट। ध्यान से अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर पढ़ाई बेकार है। फिर अगर पावर 2 है इक्वल के उधर जाएगी तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ रेसिप्रोकल होता है, इधर कोई प्लस करता है उधर जाकर के माइनस करता है, इधर कुछ माइनस करता है उधर जाके प्लस करेगा, उधर कुछ मल्टीप्लाई कर रहा है तो बराबर से इधर आकर के डिवाइड करेगा। उसी तरह से स्टब है, जब पावर 2 होती है इक्वल से इधर या उधर लेकर के जाओगे तो फिर 1/2 होती है। क्या होती है? और जिसकी पावर 1/2 होती है उसे हम लोग स्क्वायर रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसकी पावर 1/3 होती है उसे क्यूबिक रूट बोलते हैं। चलिए, तो ये समझाया मैंने आपको, तो आपको समझ में आया होगा। दोबारा से लाइन यहाँ लिख देता हूँ, ए बी अपॉन बी एक्स, ये है ना, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ पर आता है 2/1, 2/1। चलिए बच्चों, दिव्या 2 उधर जाकर के स्क्वायर रूट बनाएगा, तो ए बी अपॉन बी एक्स इज इक्वल टू 2/1 का स्क्वायर रूट। कोई दिक्कत? श्रव्य 1 का स्क्वायर रूट बताओ, 1 का स्क्वायर रूट 1, शाबाश। 2 का स्क्वायर रूट बताओ, √2, क्योंकि 2 के पास फैक्टर नहीं है। तुम्हें कल बताया था मैंने कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा। क्या होगा? क्योंकि 2 किसी का स्क्वायर होता है नहीं, 2 तो √2 का स्क्वायर होता है। इसका होता है, तो इसलिए इसका स्क्वायर रूट √2 ही आएगा। क्या आएगा? या फिर इसको ऐसे समझिए कि 4 के टुकड़े कितने होते हैं, 2 × 2। अगर आप 2 का एक फैक्टर ले लेते हो तो उसे स्क्वायर रूट बोला जाता है, और जिसके पास 2 का एक नहीं होगा तो उसके ऊपर से वो निशान हटेगा नहीं, तो साइन क्या आएगा, ए बी अपॉन बी एक्स इज इक्वल टू √2/1। इसके ऊपर से हट गया था, उनके ऊपर से। तो दिक्कत बोलिए। अब दिव्या, मैं इसका रेसिप्रोकल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो क्वेश्चन प्रूव करना है उसमें मुझे ए बी नीचे चाहिए। कहाँ चाहिए? नीचे। तो बी एक्स को मैं ऊपर ले रहा हूँ और ए बी को ले रहा हूँ नीचे। एक तरफ नहीं कर सकते भाई, दोनों तरफ करना पड़ेगा। जैसे हम लिखते हैं ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 2 इन ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन, तो दोनों तरफ, 1 ऊपर √2 नीचे। कोई दिक्कत बोलो। और अपनी फिगर अब ध्यान से अगर आप देखेंगे बेटा, देखें ध्यान से वाली फिगर देखिए, अगर मैं माइनस कर दूं किसमें से,
ए बी से बी एक्स, ए बी से बी एक्स, तो क्या आएगा ए एक्स ही चाहिए ऊपर। तो ए बी लाने के लिए एक थ्योरम हमने की थी, 1 माइनस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 1 से दोनों तरफ हम लोग माइनस कर। हाँ जी, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो श्रव्य और करके लिख रहा हूँ, देख रहे हैं? 1 माइनस बी एक्स अपॉन ए बी, और ऐसे यहाँ भी कर रहा हूँ 1 माइनस के 1 अपॉन रूट 2। 1 से इसको भी माइनस कर दिया, और यही प्रोसेस मुझे बराबर से उधर भी करना है। मैथ्स का रूल है बच्चों, जो मैं इक्वल के इधर करूँगा मुझे वही चीज़ इक्वल के उधर भी करनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि इधर हमने कुछ और कर दिया उधर कुछ और कर दिया। यहाँ भी 1 से इसको माइनस किया, इसीलिए इस वाले को भी 1 से ही माइनस किया। कोई दिक्कत? देखो जिसका डी नहीं होता ए बी बन जा ए बी माइनस बी एक्स अपॉन ए बी, और यहाँ आ जाएगा रूट 2 बन जा रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2। फिगर आप देख लीजिए, ए बी से माइनस कर रहे हैं बी एक्स, क्या बचा? ए एक्स। ऊपर तो आ जाएगा बच्चों ए एक्स अपॉन ए बी, और यहाँ आ जाएगा रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। कहीं आप चाहो तो इसको रेशनलाइज कर सकते हो नीचे। आपको 9th में याद रहा ना, हिंदी में हर का परिमेयकरण कीजिए, रेशनलाइज कीजिए डिनोमिनेटर को। मल्टीप्लाई कर देंगे सर। हाँ, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ, तो रूट 2 से नीचे भी कर दीजिए और रूट 2 से ऊपर भी कर दीजिए, अगर आप करना चाहें तो। रूट 2 इंटू रूट 2 2, रूट 2 बन जा रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 2। ये भी इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि आपकी बुक में ये आंसर दिया हुआ होगा, इसलिए फिर आप कंफ्यूज ना हो। ये भी आप कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप जब ये वीडियो देखें तो मेन आर्टिकल के स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, उससे आपको समझने में आसानी आ जाएगी। तो चलिए, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 6.4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दो लेट ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF। देखो प्यारे बच्चों, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जब आप थ्योरम के क्वेश्चंस करते हैं अपनी बुक से, जैसे आपको पता है कि 6.4 एक्सरसाइज है, तो जब आप अभी कर रहे हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम में नहीं गए हैं या एग्ज़ाम के अंदर नहीं गए हैं, तो आपको पता है कि 6.4 में 6.6 की थ्योरम लगने वाली है। कोई दिक्कत? उससे बाहर लगेगी नहीं। किसको ऐसे समझे? इसलिए 6.4 में यही थ्योरम लगा करके सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। लेकिन बच्चों, अगर आपका रिवीजन अच्छा नहीं होगा, आप मेहनत अच्छा नहीं करेंगे, तो बोर्ड एग्जाम में फंस जाओगे। वहाँ आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है ऊपर एक्सरसाइज नंबर 6.3 से, एक्सरसाइज नंबर 6.2 से लिखा हुआ रहता है वहाँ पर। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैथ्स का रिवीजन करते, कोई तुम्हारी मम्मी पापा तुम्हें कुछ भी बोलते रहे, तुम मैथ्स का रिवीजन लगातार करते जाओ। एक कई मुझे विभाग बोलते हैं कि सर ये तो मैथ्स ही करता रहता है लड़का। मैथ्स करने से ही आएगा, और बाकी सब्जेक्ट को भी एक रूटीन बांध लें, लेकिन मैथ्स में तो आपको रेगुलर काम करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं 6.4। क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ जल्दी से। लेट ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF एंड देयर एरियाज बी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ EF इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर, फाइंड BC। आपने BC फाइंड करनी है। देखो क्या लिखता हूँ सबसे पहले, गिवन क्या है? एक तो ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF है। चलिए, और आपको एरिया भी दिया हुआ है, एरिया ऑफ ABC, क्योंकि रिस्पेक्टिवली दे दिया, क्रमशः दे दिया, तो ABC का एरिया 64 और एरिया ऑफ DEF 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा गया, आता तो एक ही नंबर में है, पर बहुत पूछते हैं। हो गया। और आपको EF भी दे दिया 15.4 सेंटीमीटर। तो चलते हैं टू फाइंड
क्या आपने फाइंड करना है? BC। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, और सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ABC और DF जब सिमिलर होंगे तो उनके एरियाज़ का रेशियो उन ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। इज दैट क्लियर? तो देखिए, एरिया ऑफ ABC देख रहे हैं अपॉन एरिया ऑफ DEF, ये किसके बराबर है? फिगर नहीं बनेगी। नहीं, फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक नंबर क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF किसके बराबर हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर, इनके स्क्वायर के। अब ध्यान से पढ़ेंगे आप, AB अपॉन D। यहाँ देखो आप बस, ABC में कौन सी साइड है? एक तो AB है, देख रहे हैं, लेकिन मुझे AB फाइंड नहीं करनी है। करनी है फाइंड क्या? तो AB को छोड़ देता हूँ। यहाँ साइड कौन सी है? BC। अरे मुझे BC फाइंड करनी है, और BC के करस्पॉन्डिंग कौन सी है? EF मुझे दे रखी है। समझ रहे हैं? तो मैं BC और EF में ही रिलेशन बनाने वाला हूँ। ऊपर BC है तो BC लिख दूंगा, कोई दिक्कत? और नीचे EF है तो EF लिख दूंगा। इन दोनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, उनका स्क्वायर, उनका, यही तो पढ़ा हमने 6.6 थ्योरम में। कोई दिक्कत? अब एरिया ऑफ ABC कितना है? बोलिए 64, और एरिया ऑफ DF कितना है? 121 है या नहीं है? BC आपको पता नहीं है, और EF आपके पास है 15.4, इसका स्क्वायर। श्रव्य, ये 2 उधर जाके क्या बनाएगा? रूट बनाएगा, स्क्वायर रूट बनाएगा। गुड। तो देखो, मैं लिखता हूँ BC अपॉन 15.4, इसका स्क्वायर, देख रहे हैं, इज इक्वल टू 64 अपॉन 121। देख रहे हैं बच्चों? अगर इसको मैं इधर लिख दूँ, इसको इधर लिख दूँ, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना आएगी। आई क्या? फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी समझने में। तो ये 2 है, ये पावर 2 जो है, ये 2 है, दिख रहा है? ये उधर जाकर के बना देगा स्क्वायर रूट। क्या बना देगा? और 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों? 8। 121 11। वेरी गुड। 15.4 क्या कर रहा है BC को? उधर जाके क्या करेगा? तो BC का वैल्यू आ जाएगा 8 इंटू 15.4 अपॉन 11। कोई दिक्कत? बोलिए। हाँ बोलिए। काटो, 11 बन जा 11, बचा 4, डेसिमल बीच में है, डेसिमल यहाँ लगाइए। 11 4 जा 44, 14 8 जा 112, डेसिमल एक प्लेस के बाद है, तो BC कितना आ जाएगा? 11.2 सेंटीमीटर। और ये नहीं, क्योंकि तो साइड है, सिर्फ BC निकालना है। यहाँ अगर स्क्वायर होता तो यहाँ भी स्क्वायर आता। तो BC कितना हो गया? 11.2 सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चन आपका फाइंड हो गया, BC का वैल्यू, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ढंग से पढ़िएगा, IMP क्वेश्चन है। डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD। अगर ट्रेपेजियम है बच्चों, तो ट्रेपेजियम का डेफिनेशन जल्दी से बोलो। हाँ, एक अपोजिट साइड उस क्वाड्रिलेटरल का पैरेलल होगा और एक नॉन पैरेलल होगा। और इसमें दे रखा है ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल DC। AB DC के पैरेलल है, इंटरसेक्ट करते हैं वो डायगोनल ईच अदर एट द पॉइंट O। और इस तरह से करते हैं, इफ AB इज इक्वल टू 2CD, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल AOB एंड COD। फिर देखो मिसबा, रेशियो ऑफ द एरियाज आ गया। रेशियो ऑफ द, जब भी रेशियो ऑफ द एरियाज आ जाएगा, थ्योरम नंबर 6.6 लगेगा। रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द देयर साइड ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, यानी कि उनका रेशियो और उसका स्क्वायर उनके बराबर होगा। कोई दिक्कत?
तो 6.6 थ्योरम का यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो ट्रेपेजियम बनाने का तरीका मैंने अपनी क्लास में बताया हुआ है, एक छोटी लाइन और एक इसको बड़ा सा बना लेंगे नेक्स्ट वे, और ये बन जाएगा आपका फिगर ट्रेपेजियम का। क्या दे रखा है? ए बी सी डी। कई बच्चों ने क्या क्या फिगर बनाते समय क्या करते हैं, वो यहाँ से लिख देंगे ए, नीचे बड़ा बना देंगे और ऊपर लिख, इस वाले क्वेश्चन में लिख देंगे यहाँ पर ए बी सी डी। कहेंगे सर ए बी पैरेलल तो है, सी डी गलत कहाँ है? लेकिन ध्यान से अगर आप देखेंगे क्या दे रखा आपको, ए बी जो है ना वो सी डी का ट्वाइस है, तो जो बड़ी लेंथ है वहीं पर आपको ए बी लिखना चाहिए और छोटी पर लिखना चाहिए सी डी। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। चलिए इसके जो डायगोनल्स हैं स्टॉप वे किस पर मिलते हैं? बाइसेक्ट नहीं करते बेटा, इंटरसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट तो अलग मसला हो गया, इंटरसेक्ट करते हैं किस पर? ओ पर करते हैं। चलिए देखिए गिवन क्या दे रखा है बच्चों, ए बी पैरेलल डी सी। कोई दिक्कत? और नीचे भी दे रखा है ए बी इज इक्वल टू 2CD। कोई दिक्कत बेटे? टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? उनके ट्राइंगल ए ओ बी का रेशियो किसके साथ? COD के साथ। एरिया ऑफ ए ओ बी और एरिया ऑफ COD का रेशियो फाइंड करना, ये आपने फाइंड करना। कोई दिक्कत बोलिए? बाकी बात तो जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हम किसी दो ट्राइंगल के रेशियो का उनके एरिया का रेशियो तब तक उसके बारे में नहीं कह सकते जब तक कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे। मेरा समझ रहे हैं? अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं ना, जैसे ए ओ बी और सी ओ डी, पढ़िए ए ओ बी नीचे वाला दिख रहे हैं और सी ओ डी ऊपर वाला, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हों तो मैं कह सकता हूँ कि उनके एरियाज़ के रेशियो में क्या रिलेशन होगा। समझ आया ना? अगर वो सिमिलर नहीं है तो मैं फिर ना बोल दूंगा। तो इसका मतलब इन दोनों ट्राइंगल को हमें सिमिलर करना चाहिए। लाइन पैरेलल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ, एक तो बराबर दिव्या ने बता ही दिया, एक तो ये इसके बराबर हो जाएगा और दिव्या का कहना एक ये भी हो जाएगा। लेकिन चलो मिसबा की बात सुनेंगे इस बार, ये इसके बराबर नहीं है क्या? वर्टिकल अपोजिट, कुछ भी लगा सकते हो बच्चों। तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो चलिए मैं लिख देता हूँ फ्रॉम दी फिगर मिसबा एंगल, बोलिए एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल OAB। क्यों? अल्टरनेट एंगल। क्या लिखेंगे इसको? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलिए शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया अल्टरनेट। और एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल AOB। ये क्यों हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। जब दोनों ट्राइंगल दो ट्राइंगल के दो एंगल अलग अलग बराबर हो जाते हैं तो वो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। हैंस बाय ए क्रिएशन ट्राइंगल AOB सिमिलर ट्राइंगल DOC या COD, जो भी, क्योंकि COD चाहिए तो COD कर दें इसको, COD। कोई दिक्कत? सिमिलर हो गए। अब इनके एरिया का रेशियो का जो रिलेशन है थ्योरम नंबर 6.6 से आ जाएगा। हैंस करके एरिया ऑफ AOB शवे अपॉन एरिया ऑफ COD इज इक्वल टू AOB का साइड कौन सा लेंगे? AB। क्वेश्चन बनेगा सर AB क्यों लेंगे, बाकी साइड भी तो है। अरे भाई AB और CD का रिलेशन दे रखा है मुझे, तो मैं AB और CD ही लूँगा। AB इसकी करस्पॉन्डिंग CD, तो AB अपॉन CD और इसका स्क्वायर, ये होता ना एरिया